हाय, यूनाइटेड एंड वीकली में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में 19 अप्रैल 2024 से पहले चरण के आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इस आम चुनाव में चुनाव प्रक्रियाओं, ईवीएम और मतपेटियों से जुड़ी कई चिंताएं लगातार जाहिर की जा रही है। समय समय पर कई भारतीय राजनेता या राजनीतिक दल ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी मशीन से चुनाव जीतकर कई अन्य राज्यों में अपनी सरकार भी बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानना है कि यह मशीन मैनेजेबल है और मौजूदा सरकार जितनी चाहे उतनी सीट जीत सकती है, या उनकी ज़रूरत पर निर्भर करता है, क्योंकि वे यह भी नहीं सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आम लोगों को यह पता न चले कि यह सब मैनेजेबल है। लेकिन मेरा मानना है कि इतनी सारी मशीनों में छेड़खानी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से छेड़खानी की जाती है या नहीं, मुझे नहीं पता। यह पता लगाना राजनीतिक दलों का काम है। इस बार चुनाव को लेकर कई सवाल हैं और सबसे ज़्यादा सवाल ईवीएम और बैलेट बॉक्स को लेकर है। तो क्या ये सारे सवाल सिर्फ ईवीएम पर डाली गई प्रोग्रामिंग की वजह से है? क्योंकि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि हर चुनाव क्षेत्र के लिए ईवीएम को हर उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह और नंबर के हिसाब से सेट किया जाता है, ताकि प्रोग्राम जिस तरह से तैयार किया गया है उसके हिसाब से काम कर सके। तो क्या राजनीतिक दलों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है? लेकिन फिर भी वे मानते हैं कि उन्हें पता नहीं कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। इस बारे में कई राजनीतिक दलों का दावा है कि उन्होंने चुनाव आयोग से मिलने के लिए भी समय मांगा है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं मिला है। क्योंकि इस चुनाव में 16 लाख से ज़्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कई चुनाव ऐसे भी हैं जिनमें विरोधी दल ने जीत हासिल की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह कहने के लिए पर्याप्त साबुत है कि कौन जीता या कौन हारा? सवाल ईवीएम का इस्तेमाल का है, जो मुख्य समस्या है। क्योंकि कई बड़े देशों ने इस प्रकार की ईवीएम को अपनाया तो जरूर था, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें ईवीएम को छोड़कर वापस पेपर बैलेट पे जाना पड़ा। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मशीन का इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ऐसी मशीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वे फिर वापस पेपर बैलेट पे चले गए। लेकिन लोकतंत्र में अगर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो आपको यह सोचना पड़ सकता है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार नहीं माना जाता। लेकिन चुनाव आयोग ने बार बार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता रहा कि हमारी मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष है, इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन और भी चिंता का विषय है, क्योंकि पहले चरण में कुल 252 उम्मीदवारों की आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें से कई पर हत्या जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। राजनीतिक दलों को आखिर ऐसी उम्मीदवारों की जरूरत क्यों पड़ती है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वही हुआ जिसकी कई सालों से पहले उम्मीद की जा रही थी, जिससे लोकतंत्र के नाम पर आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को राजनीति में प्रवेश करने और कानून व्यवस्था के विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए एक बड़ा मौका मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों को ऐसी मानसिकता वाले लोगों की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? यह एक बड़ा सवाल है। आजकल राजनीतिक दलों को चुनावों में सफलता चाहिए, चाहे वह किसी भी तरह की सफलता हो। इसलिए ऐसी स्थिति में वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो आर्थिक और अन्य रूप से मजबूत हो और उन्हें जिताने में सक्षम हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि आजकल लोग कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर वोट नहीं देते, लेकिन हमें किसी भी तरह तो वोट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र विकल्प आपराधिक मानसिकता वाले लोग तो नहीं। सवाल यह है कि हमें हर एक चुनाव के समय इतने सारे आपराधिक दिमागों की जरूरत क्यों पड़ती है? आम लोगों को उन्हें टिकट देने वाली राजनीतिक पार्टियों से कोई आपत्ति आखिर क्यों नहीं होती? या फिर सब कुछ ठीक है? क्योंकि जब आम लोगों को कोई सवाल या आपत्ति नहीं तो कौन परवाह करतेगा? राजनीतिक पार्टियों को बस किसी तरफ चुनाव जीतना है, चाहे किसी के लिए उन्हें अपराधी या दुश्मन को ही क्यों न खड़ा करना पड़े। यह चुनाव तब हो रहा है जब देश के 2 वर्तमान मुख्यमंत्री वित्तीय अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और वे चुनाव प्रक्रिया और प्रचार से वंचित हैं। चुनाव शुरू होने से पहले कई विपक्षी नेताओं पर छापे भी पड़े और इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर के कई लोगों के मन में भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और कार्यकुशलता को लेकर सवाल है। और ये सवाल तब उठने लगे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी या किसी विपक्षी नेता पर छापामारी में हमारी कोई भूमिका नहीं, क्योंकि यह कानून व्यवस्था अपने आप काम करती है और केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र हैं। तो
वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। ऐसे किसी भी वित्तीय अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ। कभी कभी तथाकथित पढ़े लिखे लोगों का यह मानना भी है कि भारत में चुनाव पढ़े लिखे लोगों या बुद्धिजीवी लोगों के लिए नहीं रह गया। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो ऐसा ना कभी था और ना कभी रहेगा। मेरा मानना है कि उनके भाग लेने से कोई तनिक भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम लोग पढ़े लिखे लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। लेकिन यह सच नहीं है। बहुत से लोग जागरूक हैं और जिन्होंने बेहतर शिक्षा प्राप्त की है और राजनीतिक पार्टियों में भी सक्रिय हैं। यह उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि इस कथन की पूरी तरह से नकार भी देना यह थोड़ा सा गलत भी है। क्योंकि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इन पढ़े लिखे लोगों ने शासन के नाम पर लोगों का जीवन और कठिन बना दिया। सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार और रवैया देखा जा सकता है और उन्हें अपने व्यवहार और बातचीत के तरीके में सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि आम लोग अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सके। और अन्यथा चुनाव प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था और जन भागीदारी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऐसे राजनीतिक दलों या आंदोलनों के अनुकूल नहीं है।